हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। मुझे पता है कि ये चैप्टर आप में से कईयों को समझ में नहीं आया और आज इस वीडियो में आपको ये मैं क्लियर करवा दूंगी चैप्टर। तो सबसे पहले ये देखो कि लाइफलाइन का मतलब ही क्या है। लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा। लाइफलाइन यानी जीवन रेखा। नेशनल इकोनॉमी दैट मीन्स हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हम बात करें, इकोनॉमी की हम अगर बात करें तो हमारे देश की इकोनॉमी की लाइफलाइंस क्या है। सीधी सी कर बात कहूँ तो विच अफेक्ट फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द नेशनल इकोनॉमी, ये है अपना चैप्टर। वो फैक्टर्स जो कि हमारे देश की इकोनॉमी को अफेक्ट करे उनको हम क्या कहते हैं, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी कह रही है ना। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। We use different materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things from other places. Goods and services do not move from supply location to demand location on their own. Movement of these goods and services from the supply location to demand location necessitates the need for transport. Some people are engaged in facilitating these movements. These are called traders who make product come to the consumer by transportation. Thus, the pace of development of a country depends upon production of goods and services as well as their movement over space. Therefore, efficient means of transport are prerequisites for fast development. ठीक है, देखो पहली चीज आपको यहाँ पे जो समझ नहीं आई होगी दैट इज कि व्हाट इज द सप्लाई लोकेशन एंड द डिमांड लोकेशन। तो देखिए यहाँ पे एक सेकेंड। जब हम बात करते हैं सप्लाई लोकेशन की और डिमांड लोकेशन की, तो सप्लाई लोकेशन वो प्लेस वो रीजन हो गया जहाँ पे आपके पास किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, गुड की, सर्विसेज की एबंडेंस हो, बहुत सारे आपके पास वो चीज़ है और आपने क्या करना है, उसको यहाँ पहुँचाना है। डिमांड लोकेशन यानी वहाँ पर उस पर्टिकुलर गुड की, सर्विस की कमी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है वो चीज़ और यहाँ पे बहुत कमी है उस चीज़ की। तो अगर हम मूवमेंट करेंगे उस गुड का, उस सर्विसेज का, उस प्रोडक्ट का, तो वो इस तरफ होगा, वो सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन की तरफ होगा। तो सप्लाई लोकेशन वो रीजन हो गया, वो एरिया हो गया जो डिमांड लोकेशन को कोई गुड या सर्विस प्रोवाइड करे। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपके घर पे आपकी मम्मी ने सब्जी बनाई, सब्जी में मम्मी के पास मिर्ची नहीं थी, सो मिर्ची चाहिए आपकी मम्मी को। द मम्मी इज डिमांडिंग फॉर मिर्ची, शी विल गो टू द मार्केट, मार्केट इज द सप्लाई लोकेशन हियर, मार्केट विल प्रोवाइड योर मम्मी मिर्ची, सो मम्मी को मिर्ची मिल जाएगी, वो आपकी सब्जी में डाल देंगी। तो सप्लाई लोकेशन तो वो एरिया हो गया, वो जोन हो गया, वो रीजन हो गया जहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, जहाँ पे वो चीज़ भर कर के मिल रही है। और डिमांड लोकेशन है जहाँ पे उस चीज़ की कमी है। तो डिमांड लोकेशन के पास सप्लाई होगा उस गुड का, सर्विसेज का या प्रोडक्ट का। ये मतलब था। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। पहली चीज़ आपको क्लियर हो गई दैट गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन ऑन देयर ओन। ये जो भी मूवमेंट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये कैसे हो पा रहा है,
ये जो भी मूवमेंट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये हो कैसे पा रहा है? आपकी मम्मी सप्लाई लोकेशन के पास आई, मम्मी डिमांड लोकेशन है क्योंकि आपके पास नहीं है ना मिर्ची, तो मम्मी जब इधर आएंगी डिमांड लोकेशन के पास आएंगी, कहेंगी कि मुझे मिर्ची चाहिए, तो सप्लाई लोकेशन जो है वो मम्मी को मिर्ची प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन भी तो हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करी है तो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से ही तो करी है। आप लेट से ऑनलाइन कुछ खाने को मंगवाते हो, तो यू आर डिमांडिंग फॉर समथिंग एंड आपको वो चीज़ मिल जाएगी जब आप उसको ऑर्डर करोगे। तो सप्लाई लोकेशन से वो डिमांड लोकेशन की तरफ आ जाएगी। कैसे आएगी? रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगी। तो जो भी ये एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, ये बिना ट्रांसपोर्ट के पॉसिबल नहीं था। सो द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटेट्स द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। जैसे ही मूवमेंट शुरू हुआ ना गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हमको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसे हम डिफाइन करना चाहते हैं कि ठीक है ये गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर रही हैं, बट व्हाट शुड बी अ पर्टिकुलर टर्म फॉर दिस। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं जिन्हें समझना। ट्रेड, ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इट कैन बी बिटवीन पीपल, इट कैन बी बिटवीन कंट्रीज, इट कैन बी बिटवीन टू स्टेट्स। ट्रेड, ट्रेडर वो लोग जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, तो आर कॉल्ड ट्रेडर्स। सो who make the product come to the consumer, but how will they do this? By transportation. By transportation, they will bring that good and service for you using your transportation. ठीक है। now अगली चीज देखते हैं, दैट द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस। किसी देश में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन अगर उस देश में उस गुड की उस सर्विस की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, वो लोगों तक पहुंचेगी नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा? मैंने कुछ बनाया गुड, कुछ भी चीज़ बनाई और वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो चीज़ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उस चीज़ को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक मतलब एक रैंडम एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं कि मान लो ये कोई एक कंट्री है, ये कोई कंट्री है ए। इस कंट्री में लेट से आयरन की प्रोडक्शन है, आयरन एंड स्टील की। अब यहाँ पे एक इंसान है, इसे क्या करना है, एक फैक्ट्री खोलनी है, उसके लिए सायरन चाहिए। तो ये लोग कह रहे हैं, ये कंपनी वाले, कि नहीं ये तो हम सारा एक्सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को नहीं देंगे, दिस इज नॉट फॉर यू। तो ये कहता है कि यार तो हमारे को तो कंपनी सेटअप करनी है ना इंडिया में या कोई भी देश कीजिए। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग आपको नहीं देंगे, हम तो एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस देश में क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल, जो इनपुट्स चाहिए एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, वो सब तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सारा का आयरन जो है या जो स्टील है जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा है इंडिया में। या फिर मान लो कि यहाँ पे ये एक इंडस्ट्री है जो आयरन एंड स्टील बनाती है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ का, अच्छे रोड्स नहीं है, रेलवेज बहुत कम है, और एयर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है यहाँ पे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, तो ये
जो आयरन यहाँ बना है ये इस इंसान तक आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो इस इंसान को क्या फिर आसानी हो पाएगी अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने में? तो नहीं हो पाएगी, सिंपल। ठीक है, तो ये था ना। Therefore, efficient means of transport are prerequisites for development. ठीक है, तो हमने देखा डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या चाहिए होगा? अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगा, यानी वो जो चीज़ बन रही है अच्छे से ट्रांसपोर्ट भी हो, ठीक है, अच्छे तक लोगों तक पहुंचे भी, ठीक है। अच्छा, what do you mean by transportation? So movement of goods and services from one place to another, from supply location to demand location is called transportation. Movement of goods and service from one place to another is called transportation. Exchange of goods and services between people, between countries, between states is called trade. And trader, people who provide goods and services to the consumers by transportation या by using the means of transport are called traders. ठीक है, now यहाँ पे देखो, for a long time traders and trade and transport were restricted in a limited space. मतलब पहले जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो इतना एक्सपेंडिंग नहीं था। आज आपने देखा होगा ना, सुना होगा ये बात, ग्लोब इज अ विलेज। ग्लोब इज अ विलेज, यानी कि ये जो पूरी धरती है अब ये एक विलेज बन गई है, तो पूरा ग्लोब एक विलेज बन गया है। इसका मतलब क्या है कि एक देश है यहाँ पे और एक देश है यहाँ पे, दोनों देश बिल्कुल दूर है एक दूसरे से। Earlier, because of the lacks of good means of transport, because of lack of good communication, goods and services यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन because of good transport and good communication, it is happening now. It is happening now. That is why our globe is a village. अच्छा, many of you will say कि ठीक है अभी आपने ट्रांसपोर्टेशन का तो बताया ही था कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ये तो आपने बताया ही कम्युनिकेशन। देखो, व्हाट इज कम्युनिकेशन? You are watching my video, you are getting some information, I have provided you some information through this video, so this is a means of communication. Or if I have ordered a book and I want that book, so I am communicating my message to the bookseller, जो जहाँ पे भी बैठ के वो बुक बेच रहा है, he will get my message, he will in return send me the book. So this is a communication. Now assume करो कि अच्छा ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, लेकिन हम लोगों के पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। यानी कि लेट से मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैंने यहाँ से एक कैमरा ऑर्डर किया, और मैं चाहती हूँ मुझे कैमरा मिले, बट वो कैमरा जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसका मार्केट दूसरे देश में है, लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो कैमरा जो कि इधर बन रहा है इसका ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में भी हो पा रहा है, इंडिया में भी इसका मार्केट आ गया है, इंडिया में भी लोग इस कैमरे को खरीद रहे हैं, बट दैट इज ऑनलाइन ऑनलाइन। ठीक है, so what will I do? I will I will post the order, I will place the order, then uh, the the company here which is selling these cameras would get the message, and then in return they will give me that camera. अज्यूम करो कि मेरा जो बात है वो इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई, मेरी बात इन लोगों तक नहीं पहुंच पाई,
इन्हें पता नहीं चला कि मुझे कैमरा चाहिए, तो क्या यहाँ पे ट्रेड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं इस एग्जाम्पल को अब भुला देती हूँ। अब एक और एग्जाम्पल, इसको भुला नहीं है, मतलब दैट मीन्स आई एम स्टार्टिंग न्यू एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि ना आपकी मम्मी को ने एक सब्जी बनाई है और उनको कुछ स्पाइस है जो डालना है उसमें, लेट्स से चिली है, पर वो खत्म हो गई है, तो शी विल गो टू द मार्केट, मार्केट इज अ सप्लाई लोकेशन, देन शी विल आस्क मुझे मिर्ची दे दो, तो सप्लाई लोकेशन विल प्रोवाइड डिमांड लोकेशन विद मिर्ची। बट यहाँ पे मम्मा ने बोला, मम्मा ने कहा कि मुझे मिर्ची चाहिए, अज्यूम कि मम्मा ने अपने मुंह पे टेप लगा ली है, ठीक है। सो क्या अब सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक मिर्ची पहुंच पाएगी? जब आपकी मम्मी ने मुंह पे टेप लगा ली है या मुंह पे चेन पहन ली है, तो क्या सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक वो चीज पहुंच पाएगी? क्या वो मिर्ची पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। क्या ट्रेड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन का होना तो बहुत जरूरी है। इसलिए for a long time trade and transport were restricted in a limited space. With the development in science and technology, the area of influence of trade and transport expanded far and wide. Today, the world has been converted into a large village. यहाँ पे लिख लो, हम बात करते हैं ना ग्लोबल विलेज की, वही है चीज, वही कह रही है ये, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट, तो अच्छा यहाँ पे हमारे पूरे ग्लोब में गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ चुका है, इसलिए हमारी दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज बन गई है। लेकिन दिस इज ओनली वन पॉइंट, ट्रांसपोर्ट हैज बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पर अगर ये बात ही नहीं पहुंच पाती कि भाई इसको कैमरा चाहिए, तो क्या ट्रांसपोर्ट होता? फिर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो ट्रेड ही होता क्या? नहीं होता। तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक के बिना एक अधूरा है, ठीक है। अच्छा, अगर अच्छा कम्युनिकेशन है लेकिन अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो फिर भी कैमरा मेरे पास नहीं आ पाता। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, तो मेरी बात इन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती कि आई नीड अ कैमरा, वो भेज ही नहीं पाते। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़िया हो गया है, क्योंकि अच्छा कम्युनिकेशन है। लोग इतनी डिमांडें कर रहे हैं आजकल, इसलिए ही तो अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आज पूरी दुनिया मॉल तक पे चली जाए और कह दे कि हमें तो इस देश से कुछ खरीदना ही नहीं है, बॉयकॉट कर दे इस देश का, इस देश की कंपनियों का, तो इस देश से कम्युनिकेशन नेटवर्क भी हट जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी हट जाएगा, ठीक है। सो transport has been able to achieve this with the system of equally developed communication system. Therefore, transport, communication and trade are complementary to each other. Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity and linguistic and socio-cultural plurality. आज इंडिया क्या बन गया है? एक वेल लिंक्ड, इसका कनेक्शन बन चुका है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का बहुत बड़ा साइज है, बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग इसके लिंग्विस्टिक सोशो कल्चरल प्लूरलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन फिर भी विद इन इंडिया ऑल्सो एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, जो इंडिया का कनेक्शन है अपने इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर बहुत अच्छा है। सो अगर आप बात करते हो इंटर कनेक्शन एंड इंट्रा कनेक्शन ऑफ इंडिया, इंटरकनेक्शन एंड इंट्रा कनेक्शन, इंटर कनेक्शन यानी इंडिया और दूसरे देशों का कनेक्शन भी वेल एंड गुड है, और विद इन इंडिया भी लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा है। बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, सोशल प्लूरलिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटीज है जो आपको दे भी रखी है, सोशो कल्चरल प्लूरलिटी, लिंग्विस्टिक प्लूरलिटी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी
क्या है यहाँ पे अच्छा एक कनेक्शन है, इंटर कनेक्शन और इंट्रा कनेक्शन दोनों इम्पोर्टेंट था, बता दिया। ठीक है, द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल to international level have added to the vitality of its economy। तो अब यहाँ पे क्या हमने बात की है कि अगर हम इंडिया की बात करें पर्टिकुलरली, तो जो ट्रेड हो रहा है दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड प्लस लोकल ट्रेड, ऑल द टाइप्स ऑफ द ट्रेड, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेड होते हैं, लोकल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, और नेशनल ट्रेड। तो लोकल ट्रेड नहीं, लोकल ट्रेड होता है और एक इंटरनेशनल ट्रेड होता है। लोकल ट्रेड ले लो या इंटरनेशनल ट्रेड ले लो, तो दोनों ही तरह की जो ट्रेड है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एडिंग द वाइटैलिटी ऑफ आवर इकोनॉमी। ये हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा रही है, इंटरनेशनल ट्रेड भी हो या लोकल ट्रेड भी हो। लोकल ट्रेड यानी कि देश के अंदर जो ट्रेड हो रहा है, और इंटरनेशनल जो एक देश दूसरे देश के साथ जो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। Then it has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for comfort of life। अब पहले जो था ना, लोगों के पास बहुत कम चॉइस होती थी जब मार्केट जाते थे, तो जो रिस्ट्रिक्टेड चॉइस, लिमिटेड चॉइस होती थी, जो भी इंडिया में सामान बन रहा है वही इंडिया के मार्केट में बिकता था। कई बार बहुत महंगा होता था तो लोग खरीद नहीं पाते थे, कई बार पुअर क्वालिटी का होता था तो लोग नहीं खरीदना चाहते थे। लेकिन जब ये इंटरनेशनल ट्रेड का कंसेप्ट आया, तो इसने तो मतलब हमारे ही देश की नहीं बल्कि सभी देशों की जो सिचुएशन है, जो इमेज है, वो पूरी बदल दी है, पिक्चर ही बदल दी है पूरी। कैसे? अब आप इंडिया में बैठे हो और आप दुनिया के किसी भी देश के बनने वाली जो गुड्स है एंड सर्विसेज है उनको यूज कर पा रहे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम फ़ोन्स की ही बात करें, तो एप्पल फ़ोन हम बहुत यूज़ करते हैं आजकल। ये एप्पल फ़ोन की प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हुई है, एप्पल फ़ोन की प्रोडक्शन हुई है दूसरे देशों में, स्पेसिफिकली यूएसए में। हम कहते हैं कि एप्पल फ़ोन बन के आता है। तो ये यूएसए में बना एप्पल फ़ोन हमारे देश में कैसे आया? आज हर किसी इंसान के पास, ज़्यादातर हम देखते हैं कि एप्पल का फ़ोन या एप्पल का लैपटॉप या एप्पल का आईपैड होता है। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड जो हुआ है, ठीक है। तो बस यही था इम्पोर्टेंट इसमें कि इन दिस चैप्टर, यस नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट राइट। तो अब पहले क्या होता था, लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन आज जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो बहुत हद तक पूरी हो रही है और लोगों की लाइफ का कंफर्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग बिकॉज ऑफ द ट्रेड। In this chapter, you will see how modern means of transport and communication serve as lifelines of our nation and its modern economy. It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national, or global trade. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में आप देखोगे कि कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो देखो तीन है हमारे पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, एयर, वाटर। या तो जो ट्रेड होगा वो लैंड के थ्रू होगा, जो ट्रेड हो रहा है वो एयर के थ्रू हो रहा है, या जो वाटर है वो, या जो ट्रेड है वो वाटर के थ्रू होगा। तो तीन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिनके थ्रू ट्रेड हो सकता है, और डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन भी है। तो हम देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि लाइफ लाइन्स है हमारे नेशन की और उसकी इकोनॉमी की, ठीक है। उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करेंगे विद ट्रेड। तो हम देखेंगे लोकल, नेशनल, ग्लोबल ट्रेड। सबसे पहले आता है आपका ट्रांसपोर्ट,
दिस इज योर फर्स्ट लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें आप देखोगे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, वाटर, एयर। लैंड ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे रोडवे, रेलवे, वाटर, सॉरी, पाइपलाइंस। रोडवे, रेलवे, पाइपलाइंस। वाटर ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे वाटरवेज एंड सी पोर्ट्स। सी पोर्ट्स में होता है ओवरसी ट्रेड, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो केवल ओवरसीज ट्रेड ही होता है, वो केवल सी पोर्ट्स के थ्रू ही होता है। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है या ओवरसी ट्रेड है वो सी पोर्ट्स के थ्रू होता है। वाटर में हम देखेंगे इनलैंड ट्रेड, कि वाटरवेज में केवल जो इंडिया है, जो नेशनल बाउंड्रीज है उसके अंदर ही ट्रेड हो पाएगा। एयरवे में नेशनल होते हैं और इंटरनेशनल होते हैं। ठीक है, इसको समझ लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, आगे बढ़ेंगे। रोडवे, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में बहुत 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 बड़ा रोड नेटवर्क मिलता है। चूंकि इंडिया खुद बहुत बड़ा है तो बहुत फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट खूब सारी रोड्स बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कितने किलोमीटर्स का आपका पूरा टोटल रोडवे है इंडिया में एग्जिस्ट करता है जो अभी तक, वो है 54.7 लाख किलोमीटर्स। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवे। इंडिया में रोडवे ज़्यादा अच्छा रहता है रेलवे से। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, तो रोडवे रेलवे हमें तो दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, एक हिसाब से तो रेलवे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा क्यों है, वाई इज रेलवे नॉट बेटर देन रोडवे, या वाई इज रोडवे बेटर देन रेलवे? द रीजन यू विल गेट इन फ्यू पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी and E and F. So 5 marks you will secure if you will cover this topic. Let us see. The growing importance of road transport, wise rail transport is rooted in the following reasons. क्यों रोड ट्रांसपोर्ट बेटर है रेल ट्रांसपोर्ट से, इसके रीजंस आपको दिए गए हैं। रीजन नंबर 1, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवे। रेलवे की कॉस्ट, रेलवे लाइन्स को डालने की कॉस्ट ज़्यादा है रोडवे से, तो रेलवे की कॉस्ट ज़्यादा है रोडवे से। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन रेलवे, दैट मीन्स रोड को बनाने का काम कम खर्चीला है, रेलवे को बनाने का काम ज़्यादा खर्चीला है। तो आपको पहला पॉइंट कॉस्ट, पैसा देखना है कि यार पैसा कहाँ ज़्यादा लग रहा है, तो पैसा ज़्यादा रेलवे में लग रहा है, रोडवे में नहीं लग रहा। तो रोडवे इसलिए एक पॉइंट हमें पता चलता है कि इज़ बेटर देन रोड रेलवे। तो रोडवे इज बेटर देन रेलवे बिकॉज यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, दैट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवे। रोड कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे ऐसी टोपोग्राफी में रोड्स जो है ट्रैवल कर पाती है लेकिन रेलवेज नहीं कर पाती। डाइसेक्टेड, डाइसेक्टेड का मतलब है टूटा फूटा,
अंड्यूलेटिंग यानी ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे। तो अगर ऐसी आपकी टोपोग्राफी होगी, ऐसा लैंड फॉर्म होगा, तो आपके रेलवेज जो है वो ना बिछाए जा सकते हैं, जो रेलवे लाइन बिछाते हैं वो नहीं बिछ सकती है, लेकिन रोड्स बनाई जा सकती है ऐसे इलाकों में, और इस वजह से यहाँ पे रोड जा सकती है लेकिन रेलवे लाइंस नहीं बनाई जा सकती। बी हो गया। फिर सी, रोड कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप एंड कैन ट्रैवर्स माउंटेन सच एज हिमालयास। ये आपका पहाड़ है, ये तो मैंने बहुत अच्छा सिंपल सा बना दिया, लेकिन असलियत में पहाड़ों पर बहुत उबड़ खाबड़ टोपोग्राफी रहती है, तो आराम से रोड्स बनाई जा सकती है यहाँ पे, लेकिन रेलवेज नहीं बनाए जा सकते। एक इसका रीजन ये यहाँ पे देते हैं कि जो रोड्स है वो ऊपर नीचे बनाई जा सकती है, वो स्लोप्स पे बनाई जा सकती है, वेयर एज जो रेल्स वे लाइंस हैं वो ऐसे नहीं बनाई जा सकती। ठीक है। Road transport is economical in transportation of few persons and relatively small amount of good over short distances. अब आपको मान लो कि यहाँ से यहाँ जाना है, केवल 2 किलोमीटर्स का रास्ता है, तो आप ऑब्वियस सी बात है रोडवे का यूज़ करते हो, तो रोडवे जो है कम डिस्टेंसेस को कवर करना है, प्लस मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक कोई सामान लेकर के जाना है, किसी गुड का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, लेट्स से ट्रैक्टर है जिसमें फ्रूटीज रखी है, तो मुझे ये यहाँ से यहाँ पहुँचानी होगी ये फ्रूटीज, तो मैं ऑब्वियस सी बात है रोडवे का यूज़ करूँगी, रेलवे को यूज़ नहीं करूँगी। ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है that road transport is economical transportation of few persons and relatively small amount of goods over short distances। ठीक है। तो कम सामान ले जाना है या कम लोगों को ले जाना है तो हम रोड ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे। फिर आपका ई पॉइंट आ गया। ठीक है। It also provides door-to-door service, thus the cost of loading and unloading is much lower। देखो रेलवे लाइंस मैंने बना दी यहाँ पे, ट्रेन चल गई, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गया। अब मान लो सामान यहाँ पहुँच गया, तो क्या ये सब बिल्कुल घर के आगे रोकेगा या फैक्ट्री के आगे रोकेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे घर के अगर बिल्कुल डोर के बाहर सामान को पहुँचाना होगा तो फिर मुझे रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो रोड ट्रांसपोर्ट तो ऐसे यूज़ आ ही रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बिना रोड ट्रांसपोर्ट की तो कोई डोर टू डोर सर्विस होगी नहीं। अब सोचो अगर यहाँ पे रेलवे नहीं होता तो मैं सिंपल रोड लेती, ये मेरा घर है, यहाँ पे ट्रैक्टर है, यहाँ से फ्रूटियाँ मंगवाती और सीधा घर के सामने पहुँचवा देती। तो डोर टू डोर सर्विस आपको मिलती है, बिल्कुल घर के आगे जो है वो सामान मिल जाता है जब आप बात करते हो रोड ट्रांसपोर्ट में। लेकिन रेलवे हो या एयरवे हो या वाटरवे हो तो उनमें कभी भी आपको जो है बिल्कुल डोर टू डोर सर्विस नहीं मिलेगी। तो ये बात है। Now, road transport is also used as a feeder to other modes of transport, such as they provide a link between railway station, airway, air and sea ports। यहाँ पे जो मैंने चीज समझाई ना कि आपको ये कि अगर एक कोई सामान यहाँ से यहाँ पहुंचा तो यहाँ से अनलोड होगा, फिर वो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू फैक्ट्री तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि रोड ट्रांसपोर्ट तो इधर भी यूज हुआ है, तो रोड ट्रांसपोर्ट हर जगह यूज हो रहा है। अब मान लो कि मुझे ट्रेन में जाना है, दिस इज अ ट्रेन, जो कि रेल ट्रांसपोर्ट में आ जाती है, तो ट्रेन तक मुझे पहुंचने के लिए भी तो रोड का यूज करना पड़ेगा। तो जितने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये सब बेकार है अगर रोड ट्रांसपोर्ट ना हो।
किसी ने अगर यहाँ पे एरोप्लेन खोला है, एयरपोर्ट खोला है, मतलब कोई खुलेगा नहीं, ऑब्वियस बात है, अगर यहाँ पे एयरपोर्ट स्टैब्लिश हुआ है और अगर यहाँ पे अच्छा रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है तो लोग ना इस एयरपोर्ट में नहीं जाएंगे, वो इसके बजाय उस एयरपोर्ट में जाएंगे जो कि सही रोड के से कनेक्टेड हो। इसका एग्जाम्पल भी देती हूँ आपको। मैं एक पेज ले लेती हूँ। मान लो कि ये मेरी सिटी है ए और यहाँ पे सिटी है बी, यहाँ पे एक सिटी और है सी। अब यहाँ पे भी एक रोड है और इधर भी एक उबड़ खाबड़ रोड है, ठीक है, ये भी रोड है। यहाँ पे एक एयरपोर्ट खुला है, यहाँ पे एक एयरपोर्ट खुला है और यहाँ पे भी एक एयरपोर्ट खुला है। मुझे अपनी ए सिटी से इन दोनों में से किसी एक एयरपोर्ट में जाना है, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, तो मैं इन दोनों में से किसी यूज़ करूँगी। डिस्टेंस इज सेम, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, 2 किलोमीटर डाल दो, तो मैं किसी एक एयरपोर्ट को यूज़ करना चाहती हूँ, मैं किसी यूज़ करूँगी। ऑब्वियस सी बात है, जिस एयरपोर्ट में मैं बिल्कुल आराम से पहुँच जाऊँ, जहाँ पे अच्छी रोड हो, उस वाले एयरपोर्ट को यूज़ करूँगी। आई विल यूज़ दिस एयरपोर्ट, नॉट दिस। ये क्लियर हुआ इम्पोर्टेंट। आप लोग बोलेंगे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट था ही नहीं। ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कंसेप्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Road transport is also used as a feeder to other modes of transport, such as it provide link between railway station, air and seaport. That is the thing which I explained you here. ये लिंक पैदा कर रही है रोड्स, इस एयरपोर्ट और इस एयरपोर्ट का मेरी सिटी से, लेकिन मैं उस एयरपोर्ट के पास जाऊंगी जहाँ पे वेल डेवलप्ड रोड होगी जो ज़्यादा अच्छा लिंक प्रोवाइड करे, जो कि ये है। In India, roads are classified in following 6 classes according to their capacity. आप देखो और इनको समझो। मैं आपको पहले एक बार शॉर्ट में बता दे रही हूँ, फिर जो है वो डिटेल में बताऊंगी। चलो देखते हैं। अब हम कुछ बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट रोड्स की, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास गोल्डन क्वाड्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो यहाँ पे क्या है कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब है 4, तो हमने एक ऐसा सुपर हाईवे बनाया है, दैट मीन्स एक 6 लेन हाईवे है ये, जो कि क्या कर रहा है, 4 मेजर सिटीज को जोड़ रहा है इंडिया की। अब इंडिया का मैप बना लो आप थोड़ा सा। बहुत गंदा मैंने बनाया है, सॉरी फॉर दैट। ये आपका इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, लेट अस अस्यूम यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, तमिलनाडु में चेन्नई है,
और यहाँ पे मुंबई है। सही बोला? अब इन्हें कनेक्ट करो। हो गया सुपर डुपर इजी। इसको ऐसे ही बना लेना और इसको थोड़ा हम सुंदर कर लेते हैं। दिस इज योर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। अच्छा, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन सड़कें बनाई है, ये आपको पता है हर रोड की जो विड्थ होती है उसको आप जैसे बोलते हैं 2 लेन, 6 लेन, 4 लेन। तो यहाँ पे जो रोड्स बनाई गई हैं दीज आर 6 लेन। थोड़ा इसको मैं आपको ये 6 लेन बना के दिखा रही हूँ। ये जो है ये आपकी 6 लेन है। 6 लेन। और इधर भी लिखो 6 लेन। ये है आपकी 6 लेन। तो ये इंडिया का मैप ऐसे अच्छा से बनाना, बिल्कुल गंदा मत बनाना जैसे यहाँ पे है। और यहाँ पे दिल्ली आपको पता होना चाहिए एकदम नॉर्थ में आ रहा है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, ये आपका तमिलनाडु रहता है, इसके एकदम नॉर्थ में चेन्नई रहता है, ये आपका महाराष्ट्र है, इसके कोस्टल पे थोड़ा सा बनाना मुंबई। तो ये आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे रेडी हो गया। फिर एक यहाँ पे आपने कॉरिडोर्स बनाए हैं। कॉरिडोर्स का मतलब क्या है? कॉरिडोर्स का मतलब है कुछ ऐसी रोड्स जो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इनको कनेक्ट कर रहा है, नॉर्थ को साउथ से, ईस्ट और वेस्ट को। नॉर्थ में क्या है आपका, एकदम टॉप पे चले जाओ तो जम्मू कश्मीर है। और यहाँ पे क्या है जम्मू कश्मीर में? श्रीनगर एक जगह है, कैपिटल है जो यहाँ की। और बिल्कुल साउथ में आओ तो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में एक जगह है कन्याकुमारी। तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ रहा है एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और ईस्ट वेस्ट में आओ तो बिल्कुल ईस्ट में जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश है, और बिल्कुल वेस्ट में आओगे तो गुजरात रहता है। गुजरात में एक जगह है पोरबंदर। तो बिल्कुल वेस्ट में गुजरात में पोरबंदर, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ईस्ट में यहाँ पे है। ये देखो ये गड़बड़ हो गई है, असम में। बिल्कुल ईस्ट में आपको असम जाना है, अरुणाचल प्रदेश नहीं जाना। असम में एक जगह है सिलचर। तो नॉर्थ साउथ में श्रीनगर और कन्याकुमारी से जा रहा है एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो पोरबंदर और असम, पोरबंदर और सिलचर को जोड़ता है। सिलचर कहाँ पे? असम में है। मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स के नाम। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स ये बेसिकली रोड्स हैं जो हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, बनाए हैं। जिस जगह यहाँ पे भी लिखा हुआ था, these all are your super highways, right? सुपर हाईवेज है ये, नॉर्थ साउथ में आपको जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर।
यहाँ पे श्रीनगर लिखो और यहाँ पे कुमारी, कन्याकुमारी। श्रीनगर आपका है जम्मू एंड कश्मीर में, और जो कन्याकुमारी है ये है आपका तमिलनाडु में। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये कनेक्ट कर रहा है पोरबंदर और सिलचर को। पोरबंदर इज इन गुजरात, सिलचर इज इन आसाम। ये भी इम्पोर्टेंट है, यू कैन जस्ट लुक एट इट। ठीक है, अब रीड कर लें इसको। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे। चारों को जोड़ रहा है ये 6 लेन सुपर हाईवे। देन उसके बाद क्या आते हैं आपके द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर linking Silchar, which is in Assam, and Porbandar in Gujarat are part of this project. The major objective of these super highways, ये सब क्या आपके super highways है, is to reduce the time and distance between the mega cities of India. क्यों बताया गया ये? क्योंकि जो मेगा सिटीज है, जो बड़ी सिटीज है इंडिया की, उनको जोड़ा जा सके। ये सब आपकी मेजर सिटीज है या मेगा सिटीज है। ये चारों ही आपको पता होगा कि ये मेट्रोपॉलिटन भी है। ऑल ऑफ देम आर मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, दीज हाईवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय, कौन कर रहा है इनको इम्प्लीमेंट? नहीं कर रहा है इनको इम्प्लीमेंट। नहीं क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं। National highways, national highways linking extreme parts of country. These are primary road systems and laid and maintained by CPWD, that is Central Public Work Department. अब यहाँ पे क्या बोला है? नेशनल हाईवेज क्या है? ये वो हाईवेज हैं जो एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री को लिंक करें। ठीक है, जो दूर दराज के इलाके को लिंक करें। ये प्राइमरी रोड सिस्टम है आपका, यानी कि एक बेसिक रोड सिस्टम है जो कि ज़्यादातर हर देश में होता है। एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय CPWD, और इसको बनाने का काम, इसकी मेंटेनेंस का काम सब CPWD करती है, दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज हैं जो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे में हमने देखा था कि नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट को कनेक्ट करा जाता है। तो यहाँ पे यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने जब देखा था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ पे हमने देखा था ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को बनाने का काम था, ये NHAI ने किया था, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको आप लोग कभी भी नेशनल हाईवेज के टॉपिक में मत लिखना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के टॉपिक में ही आएंगे, जो आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को लिंक करने वाला ये कंसेप्ट देखा था। ये जो देखा था, हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एग्जाम में, अगर थोड़ा सा भूल रहा होता है तो क्या करते हैं कि नेशनल हाईवेज के टॉपिक में ये बनाते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। तो ये भी यहाँ लिंक कर रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को, लेकिन यहाँ पे हमें बुक में जो कहा है हमें वही बात माननी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इनको जो लेड किया जाता है, यानी कि जो इनको बनाता है, मेंटेन करता है, वो CPWD है। ये भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस को करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल बुक में नहीं है। इसका एग्जाम्पल बुक में है, इसका नहीं है। नेशनल हाईवेज का नहीं है। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज है उसके टॉपिक में आपने ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला डालना है। आपको यहाँ पर तो बस ये लाइन लिख देनी है, एग्जाम्पल नहीं लिखना है। कहीं आप यही एग्जाम्पल इसमें लिखा हो। ये एग्जाम्पल जो है इट इज इन द टॉपिक 1।
दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। अब बहुत सारे नेशनल हाईवेज आपने सुना होगा, NH1, NH2। तो यहाँ पे आपको NH1 बताया है। ये क्या कर रहा है, दिल्ली और, अब जैसे मैं इसको उधर बना, ये दिल्ली है, दिल्ली और अमृतसर यहाँ पे पंजाब में है। तो दिल्ली और अमृतसर को जोड़ रहा है शेरशाह सूरी मार्ग, और ये क्या है, NH1। शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1। ये दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतनी सारी जो मैंने आपको बात बताई ये आपके दिमाग में बिल्कुल कॉपी कट हो गई हो, बिल्कुल पेस्ट हो गई हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे आते हैं आपके स्टेट हाईवेज, रोड लिंकिंग। यस, अब मैं इसको भी पहले थोड़ा समझा दे रही हूँ, फिर ही आपको बताऊंगी। जो हम बात करते हैं स्टेट हाईवेज की, तो स्टेट हाईवेज में क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? स्टेट हाईवेज बहुत सिंपल है। हमने क्या करना है, एक स्टेट बनानी है। ठीक है, दिस इज अ स्टेट, स्टेट का नाम है ए। ठीक है, इस स्टेट की एक कैपिटल है, दिस इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, दिस इज द कैपिटल ऑफ स्टेट ए। ठीक है, अब इस स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। ये मैंने डिस्ट्रिक्ट्स बना ली है। अब जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत छोटे छोटे विलेजेस एंड टाउन्स आते हैं, और एक उनमें से होती है एक डेवलप्ड सिटी, एक डेवलप्ड सिटी। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उस सिटी को कहते हैं। इतना अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो जहां पर भी आईएएस बैठता है, जहां पर भी आईएएस बैठता है, कौन बैठता है, आईएएस बैठता है, तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है। तो यहाँ पे मैं ये ग्रीन जो मार्क कर रही हूँ, लेट अस सपोज कि ये है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो कैपिटल ऑफ द स्टेट, दिस इज द कैपिटल, इसको इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो जोड़ रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, यानी कि जो मैंने ग्रीन ग्रीन बनाए हैं ना, इनसे जो जोड़ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेट हाईवे। अगर ये एक स्टेट कैपिटल है और यहाँ पे हम एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना रहे हैं, तो इस स्टेट कैपिटल को जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ेगा, हेडक्वार्टर से जोड़ेगा, उसे हम कहते हैं स्टेट हाईवे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को ऐसे याद रखना कि एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस आते हैं, टाउन्स आते हैं, और उसमें एक डेवलप्ड सिटी आती है। जो डेवलप्ड सिटी है उसको ही हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहते हैं। प्लस ये याद नहीं रहे तो बस इतना याद रख लेना कि जहाँ पे आईएएस बैठता है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहता है उस डिस्ट्रिक्ट का, तो वो जो प्लेस है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहलाती है। सो यहाँ पे आपको स्टेट हाईवे बताए हैं। रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उस सबको जो स्टेट कैपिटल से जोड़ रहे हैं ना, वो स्टेट हाईवे है।
दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय, कौन इनको बना रहा है? अब ये नेशनल लेवल पे तो बनेंगी नहीं, स्टेट लेवल पे बनेंगी, तो इनको बनाने का काम किसका है? जैसे हमने यहाँ पे CPWD देखा था, CPWD, तो यहाँ पे आपका आएगा स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दैट इज PWD। अब आप कहेंगे कि एस भी तो लगाओ, SPWD होना चाहिए, तो हम स्टेट वर्ड नहीं लगाएंगे, बस हम PWD लगाएंगे। तो फुल फॉर्म तो है कि स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में स्टेट नहीं लगेगा, केवल PWD है, दैट इज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये लिखा है these roads are constructed and maintained by State Public Work Department PWD इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। और ये जो आपको स्टेट हाईवेज है, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों में ही दिख जाती है। अब डिस्ट्रिक्ट रोड होती है। अब हम एक डिस्ट्रिक्ट को मैग्नीफाई करते हैं। लेट अस मैग्नीफाई अ डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे ये मैंने एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट बनाई थी, हम इसको मैग्नीफाई करने वाली हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने वाली हूँ। अब इस डिस्ट्रिक्ट में छोटी छोटी प्लेसेस होंगी, विलेजेस होंगे, तो इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो अलग अलग प्लेसेस से विद इन अ डिस्ट्रिक्ट जोड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। These roads connect district headquarter with other places of district. These roads are maintained by जिला परिषद। इसे जो मेंटेन कर रहा है, जो बना रहा है, वो जिला परिषद है। आई होप आपको ये भी याद हो गया हो, मैं आपको याद भी करवाते चल रही हूँ। These roads connect the district headquarters with other places of district. These roads are maintained by जिला परिषद। फिर आती है आपकी अदर रोड्स, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज। देखो क्या है रूरल अदर रोड्स में, अब कोई एक विलेज है, उस विलेज को आपने किसी टाउन से जोड़ दिया, तो वो आपकी एक अदर रोड हो गई। अदर रोड को रूरल रोड्स भी कहते हैं। सो रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन। छोटे छोटे जो रूरल एरियाज रहते हैं, आपकी विलेजेस रहते हैं, उनको टाउन से जोड़ रही है, तो वो आपकी अदर रोड्स आ जाती है। अब यहाँ पे ये जो रोड्स हैं, इनका डेवलपमेंट करवाया जा रहा है, विकास करवाया जा रहा है, क्योंकि क्या है कि विलेजेस को टाउन से जोड़ा जा रहा है। तो विलेजेस जो कि पिछड़ा इलाका हो जाता है हमारी सोसाइटी का, यहाँ पे कम डेवलपमेंट हो पा रहा है, यहाँ पे लोग बहुत सारी फैसिलिटीज से अपरिचित है, अनइंट्रोड्यूस्ड है, तो जिससे कि विलेज एरिया के लोग उन फैसिलिटीज़ का भी फ़ायदा उठा सकें जो कि उनके नियर बाय टाउन में मिल रही है, तो अच्छी सड़कें बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दीज रोड रिसीव स्पेशल इम्पिटस, इनको स्पेशल प्रोविजन मिलता है अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इस स्कीम के तहत स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू अ मेजर टाउन। क्या कह रहे हैं कि विलेजेस में बहुत सारे ना, इस दिन हमारे इंडिया में बहुत सारे विलेजेस हैं, तो कहाँ तक, किस लेवल तक हम उस विलेज का डेवलपमेंट करें? बेटर ये है कि हम उस विलेज को कनेक्ट कर दें एक अच्छी रोड से, एक वेल लिंक्ड रोड से विद अ वेल डेवलप्ड टाउन। तो एक अच्छे टाउन से उस विलेज को कनेक्ट कर दिया जाए। तो ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इस स्कीम के तहत स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कि जो विलेज है हमारे देश में, जितनी सारे विलेजेस उनको लिंक किया जाए किसी एक मेजर टाउन से बाय ऑन ऑल सीजन मोटरेबल रोड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ऑल सीजन मोटरेबल रोड का मतलब है कि जो रोड्स पूरे साल काम करें, रोड्स काम करें, यानी कि देखो
कुछ ऐसी रोड्स होती हैं जो बहुत ही बेकार तरह से बनाई जाती है, जिन्हें हम कच्ची रोड्स भी कहते हैं। और वो रोड्स क्या होता है कि जब रेनी सीजन आता है तो बिकॉज वो रोड्स पूरी मिट्टी की होती है, उनमें कोई दूसरा हम मटेरियल नहीं डालते जिससे कि वो रोड कंक्रीट हो जाए, पक्की हो जाए। तो बारिश के आने से जो पूरी रोड है जो केवल मिट्टी की बनी है वो बह जाती है, मिट्टी बन जाती है, और उसमें फिर आपके व्हीकल्स नहीं जा सकते, पूरी कीचड़ ही कीचड़ हो जाती है। वो रहती है आपकी नॉन मोटरेबल रोड्स, या वो रोड्स हम कहते हैं कि जो रेनी सीजन में खराब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम ऑल वेदर रोड्स बनाते हैं, जिन्हें हम मोटरेबल रोड्स भी कहते हैं। ऑल वेदर रोड्स या ऑल सीजनल रोड्स वो रोड्स होती हैं जो किसी भी सीजन में खराब नहीं होती। बारिश के सीजन में भी वो इतनी अच्छी तरह से बनाई जाती है कि जो मिट्टी है या जो भी कोई कीचड़ विचड़ है वो नहीं होती, उसमें एकदम सही रहती है वो। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स। फिर आती है बॉर्डर। बॉर्डर रोड्स क्या होती है, इन्हें बनाता कौन है, इन्हें बनाते हैं ब्रो। ये ब्रो क्या है, दिस इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसकी एक बॉडी है जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है। ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है कि इंडिया का अगर आप मैप देखो, दिस इज योर इंडिया। अगर मैं इसका एकदम जो है ना नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इलाके की बात करूं, तो ये जो है आपका बॉर्डर कहलाता है, बॉर्डर लैंड कहलाता है। यानी कि ये वो लैंड है, ये वो ज़मीन है जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे है। इसके बाद ही आपका चाइना शुरू हो जाता है, नेपाल भूटान ये आ जाते हैं, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूँ एकदम नॉर्थ वेस्टर्न में या नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या रहता है आपका कि जो लैंड है, लैंड बाउंड्रीज है वो बनने लग जाती है। यानी कि लैंड बाउंड्रीज आपको दिखेंगी जो कि एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है, ठीक है। ये होती है आपकी बाउंड्रीज। ये मेरा बॉर्डर है, आप अगर गए हो वहाँ पे अमृतसर में बाघा बॉर्डर तो आपने देखा होगा कि बस एक सड़क है, गेट बना दिया गया है, कह दिया है कि भैया पाकिस्तान शुरू हो गया है। तो रोड्स होती हैं और यही रोड्स आपकी बॉर्डर रोड्स कहलाती हैं, जो कि या तो नॉर्थ में है या नॉर्थ ईस्ट में है। अब आप लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट को क्यों अकेला छोड़े, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, रोड ही नहीं है, यहाँ पे तो है डेजर्ट, इसलिए यहाँ पे रोड बनाने का चक्कर ही नहीं है, रोड यहाँ बनानी है, ठीक है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही है, रोड्स बना रही है। सो Border Road Organization, a government of India undertaking constructs and maintain roads in the bordering areas of the country. तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और मेंटेन भी करती है उन रोड्स को जो कि इंडिया के बॉर्डरिंग एरियाज पर है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, तो ये बनी थी 1960s में, 1960 में बनी थी, जवाहरलाल नेहरू ने बनवाई थी, ठीक है। क्यों बनाई गई थी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, बॉर्डर रोड्स को बनाने का क्या फ़ायदा था या क्या ज़रूरत थी। तो इसको बनाने की जो ज़रूरत थी वो ये थी कि दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन। इन इलाकों पे पहले हम जा भी नहीं सकते थे, हम भी नहीं जा सकते थे घूमने के लिए। हमें अगर हिमालय देखना है, अगर हम जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल रहती थी, अच्छी रोड्स नहीं थी। लेकिन
ब्रो के आने से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के आने से, उनकी काम करने से, अच्छी रोड्स बनाने से अब हम यहाँ पे जा सकते हैं और बहुत आराम से मज़े ले सकते हैं। बहुत अच्छी रोड्स बनाई हैं। सो दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है एंट्रेंस। इन एरियाज में पहले हमारी एंट्रेंस नहीं थी, लेकिन अब हम जा पा रहे हैं। पहले बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन हम नहीं जा पा रहे थे, लेकिन आज भी टेरेन तो डिफ़िकल्टी है, आज भी हिमालय तो हिमालय ही है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रोड्स बना दी हैं अच्छी-अच्छी, जिनके थ्रू आप इन जगहों पे जा सकते हो, इन जगहों को घूम सकते हो। और इन जगहों को क्या फ़ायदा मिला है, मान लो कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ कुछ हिमालयाज़ के एरिया में, या फिर मैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कोई तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ अच्छी रोड्स नहीं है, अच्छा रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो मुझे वहाँ पे जाने में मुश्किल होगी। उसके अलावा मैं अगर वहाँ चली भी गई, तो मुझे वहाँ पे अच्छी रोड्स नहीं मिलेंगी, बीच-बीच में वहाँ नदियाँ आती रहती हैं, पानी आते रहते हैं, तो मुझे दिक्कत आएगी अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो। कहने का मतलब ये है कि मुझे वहाँ जाने में भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आएगी क्योंकि वहाँ की अच्छी रोड्स नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो मुझे अगर उस जगह को घूमना होगा, उस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी होगी, अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश करना होगा, तो मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे अच्छी रोड्स नहीं है। इवन अगर मैं कोई बिज़नेस एस्टैब्लिश करती हूँ, तो यहाँ के लोग मेरे बिज़नेस तक नहीं आ पाएँगे क्योंकि यहाँ की अच्छी रोड्स नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन जगहों का नहीं हो पा रहा था, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, यहाँ रोड्स बनाई है, जिससे क्या हुआ है, इन जगहों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दैट यहाँ पे लिखा है, रोड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द मटीरियल विच दे आर यूजिंग। तो यहाँ पे आपके ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव मेटल and unmetal roads. मेटल रोड्स वो हैं जिसमें आपने सीमेंट का यूज़ किया हो, जिसमें आपने बिटुमिन का यूज़ किया हो, सो दैट ये जो रोड्स हैं ये पक्की रोड्स रहे। अनमेटल रोड्स यू कैन राइट ऑल्सो नोन एज कच्ची रोड्स या कच्चा रोड्स। ये रेनी सीजन में जो है इन रोड्स पर नहीं जाया जा सकता। सो दीज रोड्स आर नॉट एक्सेसिबल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। दीज रोड्स आर ऑल वेदर रोड्स। These are the pakka roads, and they can be traveled या accessed in any season. ठीक है, so roads can be classified on the basis of the type of the material used for their construction. Metal and unmetal roads है, metal roads may be made of cement, concrete or even bitumen of coal. Therefore these are weather roads. Unmetal roads जो होती हैं, they go out of use, they are not accessible during rainy season. अब हमें अगली क्लास में रोडवे डिस्कस करना है और पाइपलाइंस डिस्कस करनी है। ये वीडियो लंबा इसलिए था क्योंकि इम्पोर्टेंट था। अगला वीडियो इससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि फिर छोटा सा टॉपिक है। तो थैंक यू, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।